हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है W.B. ईट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं W.B. ईट्स की बायोग्राफी को, और वो भी ट्रिक के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे W.B. ईट्स हैं, इनका फुल नेम क्या है। तो देखिए, W से हो जाएगा विलियम, B से हो गया बटलर, और ईट्स तो हमारा है ही है। तो इनका फुल नेम क्या है W.B. ईट्स का? विलियम बटलर ईट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये इनका बर्थ, ये कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। तो इनका जो बर्थ है वो हुआ था 13 जून 1865 एट सैंडी माउंट नियर डबलिन, आयरलैंड। ओके, अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे इसको, उसके लिए आपको एक थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी। आप थोड़ा सा ध्यान से कहानी सुनेंगे, केवल कहानी सुनिए, अभी उधर मत देखिए, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अच्छा, वो कहानी क्या है उसको हमें केवल एक ये इमेजिन करना है कि ये जो बी है, ये बी से क्या हो गया हमारा बटलर, है ना। अब बटलर को हम हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, और क्या लर्न कर लेंगे कि बी से क्या हो गया बटर। देखिए, बटलर बटर है ना, लग भी सेम रहा है। हम ये भी सोच सकते हैं कि विलियम बटर ईट, ये थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। अब बटर के ऊपर आ जाइए, तो बटर क्या था, आपको पता है बटर क्या होता है, मक्खन, है ना। अब जब पहले क्या था, बटर कितने रुपए का आता था, केवल 13 रुपीज़ का आता था। लेकिन क्या हुआ, उसके प्राइस जस्ट डबल पे डबल होते गए। क्या होते गए? डबल पे डबल। अब क्या होता जा रहा है, उसके प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कितने का आता है? 65 रुपीज़ का हो गया है। हुआ नहीं है, पर मान लीजिए अब कितने का हो गया है, 65 रुपीज़ का हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप जरा सोचो। आप एक बार और मैं आपको बताती हूँ क्या कि अब ये ध्यान से सुनिएगा कि पहले बटर कितने का आता था, 13 रुपये का आता था, है ना। उसमें क्या होता था, उसमें फैमिली के जो 6 लोग हैं वो आराम से गुजारा कर लेते थे, अपना खा लेते थे, चल जाता था उनका बटर। 6 लोग ही क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखिए 13 जून, जून कौन सा महीना है, 6, है ना। तो इस तरीके से इस हमने 6 मेंबर्स को पकड़ लिया। वैसे भी अगर देखें, मम्मी पापा, बेटा बेटी और दादा दादी, हो गए 6 लोग। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या होता था कि पहले जब बटर 13 रुपये का आता था, मात्र 13 रुपीज़ का आता था, तो फैमिली के 6 लोग गुजारा कर लेते थे। अब कितना हो गया, दिन पे दिन उसके प्राइस डबल होते जा रहे हैं। डबलिंग को हमने डबल कर लिया। ओके, और क्या होता जा रहा है, उसके प्राइस डबल होते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब वो मतलब कितने का होने वाला है, 65 रुपीज़ का होने वाला है। पहले बटर के प्राइस मात्र 13 रुपीज़ थे। फिर क्या हुआ कि अब क्या होते जा रहा है, उसके प्राइस डबल पे डबल होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। 65 का होने वाला है जल्दी, और आराम से 5-6 लोग फैमिली के मेंबर बैठ के खा लेते थे। और कहाँ खाते थे, देखिए, अब इसे सैंडी माउंट को याद करने के लिए हम ये भी याद कर सकते हैं कि रेगिस्तान में सैंड, इसको उठा लीजिए, सैंड उठा लीजिए, केवल सैंड यानी कि रेत, है ना। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि सैंड मतलब रेत हो गया, और रेगिस्तान में बैठ के खा रहे हैं बटर। या फिर माउंट, पर्वत उठा लीजिए, पर्वतों पर बैठ के खा रहे हैं बटर टोस्ट चाय के साथ। इस तरीके से आप थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करेंगे ना चीज़ों को, तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ पूरी मैं एक बार और बता दे रही हूँ आपको क्या कि विलियम बटलर ईट्स, बटलर को हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, बटर। अब बटर पहले केवल 13 रुपये का आता था, धीरे धीरे क्या हो गए, उसके प्राइस डबल पे डबल होते गए, डबलिंग क्लियर हो गया। और पहले जब 13 रुपये का आता था बटर, तो फैमिली के 5-6 लोग बैठ के, 6 लोग बैठ के आराम से खा लेते थे। अब डबल पे डबल प्राइस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब कितने का होने वाला है, 65 का होने वाला है भाई। और कहाँ बैठ के खाते हैं लोग उसे, रेगिस्तान में या पर्वत पे बैठ के खाते हैं। कहाँ के रेगिस्तान और पर्वत पे बैठ के खाते हैं, आयरलैंड के। इस तरीके से आप जस्ट इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि विलियम बटलर ईट्स कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। ओके, आई होप समझ में आई हो ये चीज़। मैं जो भी बताती हूँ ट्रिक जस्ट एक इमेजिन होता है, केवल और केवल आपको याद करने के तरीकों को बताने के लिए, याद कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए इनके फादर का नाम। इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम था जॉन बटलर ईट्स। ओके, ये क्या थे, पेंटर थे। इनका जो मतलब ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आर्टिस्ट थे। इनका लव था एक तरीके से। इनने पढ़ाई तो लॉयर वाली करी थी, वकील बनने के लिए, लेकिन इनको पेंटिंग करना, इस तरीके की चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये क्या बन गए थे, पेंटर बन गए थे। नेक्स्ट इनकी मदर का नाम, इनकी मदर का नाम था सुजैन। ओके, नेक्स्ट इनकी डेथ देखते हैं। इनकी डेथ कब हुई थी और कहाँ हुई थी।
अब देखिए डेथ को देखने के लिए भी थोड़ा सा आप जस्ट हल्का सा इमेजिन करिए, क्या इमेजिन करना है आपको डेथ को देखने के लिए, याद रखने के लिए कि जैसे मानिए किसी की डेथ हो रही हो, मतलब हो रही हो क्या, हो गई हो, किसी की डेथ हो गई हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हों, है ना, तो सब क्लैपिंग तो करेंगे नहीं, ताली तो बजाएंगे नहीं, सब क्या करेंगे, रोएंगे, है ना। आपको यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि मानिए कि विलियम बटलर ईट्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सब लोग रो रहे हैं, रो रो के उनका मुंह क्या हो गया है, ब्राउन हो गया है, क्या हो गया है, ब्राउन। तो उस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी। अब मैं क्लियर कर दे रही हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी को, ठीक है, 1939 को। 39 को हम हिंदी में बोलते हैं 39। अब देखिए उन आ रहा है और ताली आ रहा है ना। अब आप ये इमेजिन करिए कि विलियम बटलर ईट की डेथ हो गई है और वहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब मैंने ये क्यों कहा कि रोते रोते ब्राउन हो गया शक्ल सबकी, क्यों, क्योंकि देखिए कहाँ पे हुई थी इनकी डेथ, रॉके ब्रून में। अब इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है, रो के कर लिया ये, और ये ब्राउन मान लिया ऐसे, रो के ब्राउन, सबकी शक्ल क्या हो गई थी, रो के ब्राउन हो गई थी, है ना। अब आपको केवल एक स्टेंजा कह रही हूँ, एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक लाइन, कि जब विलियम बटलर ईट मरे थे ना, फिर क्या हुआ था वहाँ पे सब लोग उनके लिए ताली नहीं बजा रहे थे, क्या कर रहे थे, रो रहे थे, और रोते इतना रोए कि रोते रोते उनका क्या हो गया, फेस ब्राउन हो गया। इस तरीके से आपको 39 उन लोगों ने क्या ताली नहीं बजाई, क्या कर रहा था, रो रहे थे और रोते रोते फेस ब्राउन हो गया। इससे आपको उनकी जो एज है, उनके कब ये मरे थे, कब इनकी डेथ हुई थी, 39 में हुई थी, 1939 में, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, और कहाँ हुई थी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कब मरे थे ये, 28 जनवरी 1939 एट रोकेब्रून इन द साउथ ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के साउथ में एक जगह थी रोकेब्रून, वहाँ पे मरे थे। कब मरे थे, 28 जनवरी 1989 को। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हो, समझ में आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट W.B. ईट्स के। फर्स्ट नंबर है, ही वॉज एन आयरिश पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड प्रोज राइटर। W.B. ईट्स क्या थे, एक आयरिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और प्रोज राइटर थे, ठीक। बहुत इजी लाइन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है हमारी पॉइंट नंबर 2, ही इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर में से एक थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस थे एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इन 1867 में द फैमिली मूव टू इंग्लैंड। जो इनकी फैमिली थी वो इंग्लैंड चली गई, ठीक है। कब चली गई, 1867 में। ओके, पहले ये कहाँ रहते थे, आयरलैंड में रहते थे, उसके बाद ये मूव्ड हो गए इंग्लैंड के लिए, कब, 67 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, ऑन 26 जनवरी 1877 he entered the Godolphin School which he attended for 4 years। 26 जनवरी 1877 में क्या हुआ था, he entered the Godolphin School which he attended for 4 years। इन्होंने गोडोल्फिन स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे एंटर्ड हुए और वहाँ पे कितने साल पढ़ाई करी, 4 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी। ओके, अब देखिए गोडोल्फिन, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं कि डॉल्फिन है कोई, उसको कह रहे हैं जाओ जाओ यहाँ से जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि हम साथ साथ नहीं रह सकते। 7 डॉल्फिन से क्या कह रहे हैं, मानिए कोई आप लोग कहीं गए हैं, वहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन है, अब डॉल्फिन कह रही है नहीं हमें तो तुम्हारे साथ ही रहना है, कि वो आप कह रहे हैं नहीं गो डॉल्फिन जाओ जाओ। क्यों चले जाओ, कि हम लोग साथ साथ नहीं रह सकते। तो आपका ये 1877 भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, इन अक्टूबर 1881 ईट्स रिज्यूम हिज एजुकेशन एट डबलिन्स एरमस स्मिथ हाई स्कूल। अक्टूबर 1881 में क्या हुआ था, ईट्स रिज्यूम हिज एजुकेशन एट डबलिन्स। ईट ने अपनी जो एजुकेशन थी वो क्या करी थी, रिज्यूम करी थी। कब करी थी, डबलिन्स इर्सम्स स्मिथ हाई स्कूल में क्या गए थे, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी उसको दोबारा से चालू किया था। ओके, जो कहाँ पे था ये स्कूल, ये डबलिन में था। ओके, जहाँ ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6,
पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा, ही बिगन हिज फर्स्ट वर्क व्हेन ही वाज 17। इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क कब चालू किया था लिखना, जब ये कितने साल के थे, केवल मात्र 17 साल के थे। ओनली कितने ईयर्स के थे ये, 17 ईयर्स के थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, इन 1884 में ईट्स ज्वाइन द मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स। ईट्स ने ज्वाइन किया था मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स, कब किया था, 1884 में। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल कब ज्वाइन किया था, तो वो इन्होंने ज्वाइन किया था 1884 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8। इन 1887 ईट्स एंड हिज फैमिली रिटर्न टू लंदन। 1887 में क्या हुआ था कि ये और इनकी फैमिली मेम्बर सब लोग रिटर्न हो गए थे, कहाँ के लिए, कहाँ पे लौटे आए थे, लंदन के लिए लौटे आए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद मैडगॉन। अब ये मैडगॉन कौन थी, ये थी एक एन आयरिश एक्ट्रेस। देखिए ये जो थी, इन पे बहुत कर्रा वाला क्रश था इन्हें, WB ईट्स को। और क्या किया था इन्होंने, WB ईट्स ने मैडगॉन को अपनी लाइफ में 3 बार प्रपोज किया, और तीनों बार ये क्या हो गए थे, उनसे रिजेक्ट हो गए थे। भाई आशिकी तो बहुत आशिकी इनकी बहुत कर रही थी। अब क्या हुआ, फिर इन्होंने उसके बाद जब इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया मैडगॉन ने, उसके बाद इन्होंने इनकी बेटी को, जो इनकी एक स्टेप डॉटर थी, उनको प्रपोज किया, बट उसके द्वारा भी क्या हो गई, ये रिजेक्ट हो गए। केवल उनके पास रहने के लिए उन्होंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन वहाँ भी क्या हो गई, ये रिजेक्ट हो गए। बहुत मतलब दिल से चाहते थे लाइफ में उन्होंने इसलिए 3 बार प्रपोज किया, और तीनों बार उनका बेचारे का क्या कर दिया, दिल तोड़ दिया। किसने, मैडगॉन ने। तो ही केम इन कॉन्टैक्ट विद मैडगॉन एन आयरिश एक्ट्रेस इन 1888। 1888 में क्या हुआ, ये मैडगॉन के कॉन्टैक्ट में आए, किसके द्वारा आए, इन 1888 में थ्रू जॉन ओ लियरी। जॉन ओ लियरी के द्वारा ये उसके कॉन्टैक्ट में आए। उसके बाद जब ये इनके कॉन्टैक्ट में आ गए, ही फेल इन लव विद हर, वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई, उन्होंने उसको क्या किया, उससे प्यार हो गया मैडगॉन से। एंड अंडर हर इन्फ्लुएंस ही ज्वाइंड आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड ज्वाइन कर लिया था। एट दैट टाइम हिज एज वॉज 23, और जब उन्होंने ये ज्वाइन किया तो उस समय इनकी एज क्या थी, मात्र 23 साल के थे वो, 23 के थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10। In 1896 he met Lady Gregory and Anne Sinsey. He worked over a project of Irish National Theatre under Gregory's influence. देखिए 1896 में he met Lady Gregory, लेडी ग्रेगरी से ये मिले, ठीक है, एंड एन सिंजी से मिले। ही वर्कड ओवर अ प्रोजेक्ट, और ये लोग क्या कर रहे थे उस समय, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ऑफ आयरिश नेशनल थिएटर, जो आयरिश नेशनल थिएटर है उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अंडर ग्रेगरीज इन्फ्लुएंस, ग्रेगरी के इन्फ्लुएंस के अंडर। ओके, कब मिले थे ये इनसे, कब काम चल रहा था इसका, आयरिश नेशनल थिएटर का कब चल रहा था ये प्रोजेक्ट, 1896 में चल रहा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन 1902 ही बिकम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी। 1902 में क्या हो गए थे, प्रेसिडेंट हो गए थे, कहाँ के, आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी के। ठीक है, एक बार और देखेंगे ये चीज़, कब हुए थे, 1902 में क्या हो गए थे ये, ही बिकेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी। क्या हो गए थे, नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी के, आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी के ये फाउंडर बन गए थे। फाउंडर मतलब फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आयरिश नेशनल सोसाइटी, प्रेसिडेंट बन गए थे इसके, कहाँ के, आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी के। ओके, अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे कि अक्सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब बने थे प्रेसिडेंट आयरिश नेशनल सोसाइटी के, ड्रामेटिक सोसाइटी के। अब आप इस तरीके से आप देख सकते हो उसे
कि जैसे मैंने ऊपर बताया था आयरिश नेशनल थिएटर के अंदर इन्होंने काम किया था इस प्रोजेक्ट पे, है ना। अब जब इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, आप जैसे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जब इन्होंने बहुत मेहनत करी तो सब लोगों ने क्या कहा कि ईट्स को ही इसका क्या, किसका, आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी का क्या बना दो, प्रेसिडेंट बना दो। देखिए 2 पे जोर दीजिए, क्योंकि 2 से ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कब बने थे प्रेसिडेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 1902 में बने थे। कब बने थे? 1902 में। एक बार और सुनेंगे ये चीज़, ये ट्रिक क्या, कि जब ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो जस्ट ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। जब ये मिलकर काम कर रहे थे तो सब लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई ये ईट्स बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा करो इसे ही प्रेसिडेंट बना दो। तो 1902 आ गया आपका, तो 2 क्लियर हो गया, प्रेसिडेंट क्लियर हो गया, और आयरिश ड्रामेटिक सोसाइटी आपका क्लियर हो ही गया, आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी। ओके, इस तरीके से हमसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12। इन 1904 में ही बिकेम द प्रोड्यूसर मैनेजर ऑफ द एबे थिएटर। ये क्या हो गए थे? प्रोड्यूसर मैनेजर हो गए थे एबे थिएटर के। ये एबे थिएटर बहुत फेमस थिएटर है वहाँ का, वहाँ के क्या हो गए थे? प्रोड्यूसर मैनेजर हो गए थे। कब हो गए थे? 1904 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 13? द न्यूज़ ऑफ द मैरिज ऑफ मॉडगॉन विद मेजर जॉन मैकब्राइट वाज अ शॉक टू हिम। जब इनको न्यूज़ मिली किस चीज़ की, कि जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, किससे? मॉडगॉन से। उनकी शादी हो गई, किससे शादी हो गई? मेजर जॉन मैकब्राइट से। ठीक है, जब इनकी शादी हो गई तो ये क्या था, ये बहुत कर रहा है, इन्हें शौक लगा था। शौक तो लगेगा ही भाई, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बुरी तरीके से फ़िदा थे उनके ऊपर, 3 बार प्रपोज़ कर चुके थे, 3 बार रिजेक्ट हो चुके थे। तो लगता ही है भाई ऐसा उसमें क्या है जो हम में नहीं है, उससे शादी कर ली, बड़ा कर रहा, झटका लगा इन्हें, शौक लगा, बड़ा कर रहा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक, क्या है ये पॉइंट? इन 1916 में ही रिफ्यूज्ड अ नाइटहुड ऑफर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें क्या किया गया था? नाइटहुड ऑफ़र किया गया था, और इन्होंने क्या कर दिया था? रिफ्यूज़ कर दिया था। कब कर दिया था? 1916 में। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। इसको लर्न कैसे करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मानिए इन्हें एक, आप जस्ट इमेजिन करिए कि ब्रिटिश ये सो रहे हैं रात को, ठीक है, सोते सोते इनका दरवाज़ा खटका, और खटकने के बाद क्या बोले? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लोग आए वहाँ पे और बोले कि भैया हम तुम्हें एक ट्रॉफ़ी ऑफ़र करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा जवाब में? ऐसा है, नाइट हो रही है, सोने दो, दिमाग मत हिलाओ, जाओ यहाँ से। भाई वाकई में मत मान लीजिएगा, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, बस ये क्या है, एक याद करने की ट्रिक है। क्या? अब देखिए क्या, कहाँ से क्या चीज़ ली है? नाइटहुड का कौन सा इन्होंने ऑफर ठुकराया था? नाइटहुड का। तो यहाँ से नाइट उठा लीजिए, ये रात वाली नाइट बना लीजिए इसे, और सोने दो यानी सोले। 1916 को हम हिंदी में कहते हैं सोले। तो मानिए ये सो रहे हैं, सोते सोते इनका क्या, दरवाज़ा नॉक हुआ। नॉक होने के बाद इन्होंने सोते सोते अंगड़ाई लेते लेते आ करते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला, इन्होंने बोला कौन भाई? कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए, ये लो ट्रॉफ़ी। तो उन्होंने कहा ले, रात को ट्रॉफ़ी देने आए हो, नींद ख़राब कर दी, रात को सोने दो भाई, मैं भी सो रहा हूँ और नाइट में तू भी सो ले, नाइट में तू भी सो ले, जाओ यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया था? रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रही हो चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 15। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कि ही आल्सो प्रपोज टू मॉड अडॉप्टेड डॉटर। जो मॉड की, जिससे ये प्यार करते थे, उनकी जो एक अडॉप्टेड डॉटर थी जिनका नाम था आइसूल मैकब्राइट, उनको क्या किया था? उनसे शादी करने के लिए भी इन्होंने प्रपोज किया था, बट शी डिक्लाइन द ऑफ़र। पर उन्होंने इनका ऑफ़र क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उनसे शादी क्यों करना चाहते थे ये? क्योंकि ये चाहते थे कि मतलब तब भी वो उनकी जो जिससे प्यार करते थे मॉड उनके आसपास ही रहे, इसलिए इन्होंने इनकी बेटी तक को प्रपोज कर डाला था उनके पास रहने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? रिजेक्टेड, शी रिजेक्टेड। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर से डिक्लाइन कर दिया उनका ऑफ़र, मना कर दिया। इस ऑफ़र के लिए भी भैया ना, तू मत ऐसे पीछे पड़ मेरे, जा। हैं? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 16।
क्या है हमारा पॉइंट नंबर 16? इन 1917 में क्या हुआ था? ही मैरिड मिस जॉर्ज हाइड लीज। इन्होंने आखिर में शादी कर ली। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद, ऑफर डिक्लाइन होने के बाद, इन्होंने लास्ट में 1917 में क्या कर ली भाई? शादी कर ली। किससे कर ली? मिस जॉर्ज हाइड लीज से। ओके, ये इनकी वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 17। क्या है पॉइंट नंबर 17? ईट्स एंड जॉर्ज हैड 2 चिल्ड्रन। इनके फिर 2 बच्चे हुए जॉर्ज के साथ। क्या क्या नाम थे उनके? एने एंड माइकल। क्या नाम था इनका? एने एंड माइकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 18। इन 1922 में ही वॉज इलेक्टेड ए सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ने सेनेटर कब बनाया गया था, है ना? कब बनाया गया था? 1922 में। ठीक है, कहाँ का सेनेटर बनाया गया था? सेनेटर ऑफ आयरिश फ्री स्टेट का। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 19। इन दिसंबर 1923। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। इन्हें क्या मिला था? यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यू ईट्स को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। ओके, तो देखते हैं ये वाला पॉइंट। इन दिसंबर 1923 ईट्स वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1923 को। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे? इसकी क्या ट्रिक है? इसको हम जस्ट इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे? कि डब्ल्यू ईट्स लेटे हुए हैं और इनके बगल में एक और जना लेटा हुआ है। ठीक है, देखिए लेटे हुए से क्या हो गया? लिटरेचर आ गया। ठीक है, और उसको क्या हो गया? एकदम पता नहीं क्या सूझा और उन्होंने उठा के लेट कर डब्ल्यू ईट्स के क्या मार दी? सर पर ईंट मार दी। देखिए ईंट कहाँ से ले लिया हमने? ईंट से ले लिया। ठीक है, क्या कर रहा है? लेट कर ईट्स के इस पर, सर पर इस लगा लीजिए, इसके सर पर क्या मार दी? ईंट मार दी। और कैसे मारी? बलपूर्वक मारी, बहुत तेज बल से मारी। तो नोबल आ गया आपका क्लियर। क्या चीज़ क्लियर होगी? क्या ऐसे एक बार और देखेंगे कैसे ये चीज़ क्लियर होगी कि इसके सर पर किसी ने क्या कर दी? लेट कर ईंट मार दी। लेट कर ईंट, लिटरेचर ईंट क्लियर हो गया। पूरे बल से मार दी, नोबल क्लियर हो गया। इसको हम कर देंगे इसके सर पर। इस तरीके से हम थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, देख लेंगे, जस्ट इमेजिन कर लेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 1923 में क्या हुआ था? ईट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 20? ईट्स लास्ट प्ले। ईट्स का जो लास्ट प्ले था वो कौन सा था? परगेट्री था। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईट्स का लास्ट प्ले का नाम बताइए। तो ये वाला था प्ले इनका। क्या नाम था इसका? परगेट्री। was produced in the Abbey Theatre on August 10th 1938, a few months before his death। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है कि उनकी डेथ से कुछ समय पहले क्या हुआ था? 10 अगस्त 1938 में ये वाला एबे थिएटर में ये वाला जो प्ले है क्या हो रहा था? प्रोड्यूस हो रहा था, जो इनका क्या था? लास्ट प्ले था। ठीक है, एक बार और देखेंगे। ईट्स का लास्ट प्ले परगेट्री वाज प्रोड्यूस इन द एबे थिएटर। एबे थिएटर में ये वाला जो प्ले था परगेट्री, ये प्रोड्यूस हो रहा था। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था? इन द एबे थिएटर में प्रोड्यूस हो रहा था। ऑन अगस्त 10th 1938। कब हो रहा था? अगस्त 10 1938 को हो रहा था। अ फ्यू मंथ्स बिफोर हिज डेथ। इनकी डेथ से कुछ महीने पहले की बात है ये। ओके, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इनका लास्ट प्ले कौन सा था? परगेट्री था। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 21। ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। पॉइंट नंबर 21 एक तरीके से, ही डाइड ऑन जनवरी 28 1939 इन फ्रांस एंड वॉज बरीड इन रॉकेब्रून। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी। ओके, कब हुई थी? ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 22। क्या है? इन 1948 में क्या हुआ था? ईट्स बॉडी वाज रिटर्न टू आयरलैंड। ईट्स की जो बॉडी थी उसको वापस आयरलैंड लाया गया एंड री एंटर्ड इन
ड्रमक्लिफ चर्चयार्ड स्लाइगो, और उनकी बॉडी को दोबारा दफनाया गया कहाँ पे, ड्रमक्लिफ चर्चयार्ड में, जो कहाँ पे है, स्लाइगो में है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।